केशव कैसा लग रहा है बारंबार बारंबार बैठ बैठ के? अच्छा लग रहा है? एक और बार नंबर आ गया? सर अच्छा लग रहा है। फीलिंग बताओ अपनी, क्योंकि कुछ प्लानिंग तो थी नहीं बट कल डिसाइड हुआ। सर जैसे कि मेरा 3 बार नंबर आ गया और एक बार छोटे से उसमें आ गया मेरा नंबर, तो यहाँ पे आके ज़्यादा हेजिटेशन नहीं हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चुना है ये टॉपिक, उसको खास रीज़न कोई? सर पहले तो हमें लगा था कंबाइन होगा, तो इसलिए हमने ट्रायंगल बोल दिया था, लेकिन जब अलग अलग इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें कुछ अलग अलग लेना चाहिए। अच्छा, ये एक विशेष एपिसोड है और इसमें सारा ही लगभग सिलेबस से ही आएगा, मैथमेटिक्स से, प्लस थोड़ा सा ग्रामर की अगर समय बचता है तो ग्रामर के बारे में भी बात करेंगे। बट सबसे पहले हम सीधा शुरू करते हैं, कोई स्वागत नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आप इसे प्लीज़ शेयर कर देना। और केशव से पहला सवाल मेरा आता है, डिस्टेंस फॉर्मूलाज आप सबसे पहले हमें बताओ। सर डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो मान लो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, उनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम पहले कोऑर्डिनेट और दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा सही तरीके से आप ऐसे करोगे, सर 2 पॉइंट है हमारे पास में, 2 पॉइंट है तो एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दूसरे पॉइंट के भी 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहला जो पॉइंट है उसे ए मान लिया, दूसरे पॉइंट को बी मान लिया, और इसे फॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, मिला के एक लाइन बना सकते हैं ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह रहे हैं और बी के x2 y2, और तब ये फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा। केशव अभी हमें समय भी नहीं है और अभी हम इस रूम को भी उस शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे आप रियलिटी शोज देखते हैं टीवी पे, उस टाइप से हम इस चीज़ को करने वाले हैं, ताकि वो वाली चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है माइंड, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चंस पहले ही होंगे हमारे पास, राइट? अब तो ढूंढने पड़ रहे हैं, तो क्वेश्चंस पहले ही होंगे। तो क्वेश्चन जैसे केबीसी आपने देखा है, तो अगर मैं केबीसी का वो वाला पार्ट निकाल दूं बीच में जब वो हंसी मजाक होता है, तो सीधा सीधा क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो उससे क्या है, एक पार्ट तो हमारा ये वाला हो जाएगा सिर्फ जो क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, और दूसरा जिसमें हम पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछेंगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सर क्या होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उन्हें उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ जो है, उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा, और जो वो किस लेवल पे है, पढ़ाई के स्तर पर वो किस लेवल पे जा गए हैं अभी, और किस लेवल तक वो जा सकते हैं, उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा, और आप उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। और आपका जो विश्वास है आज के इंटरव्यू में एक अलग लेवल पे है। आई होप कि उनका और ज़्यादा बेटर हो जाएगा देख के, राइट? नाउ यू हैव टू बी ऑनेस्ट। थोड़े से क्वेश्चन है मेरे। 5 सब्जेक्ट हैं आपके, द टफेस्ट दैट यू फील। साइंस। बस मैं कारण नहीं पूछ रहा हूँ। ईजीएस्ट हिंदी इंग्लिश, यानी मीडियम लेवल पे आपने मैथ को रखा। मैथ में आपके शायद 15 चैप्टर्स हैं। यस सर। द टफेस्ट दैट यू फील इज ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वाला पोर्शन। एंड आई प्रोमिस, आप मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं इसे खत्म करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे इजी लगेगी, है ना? ईजीएस्ट बताओ। ईजीएस्ट तो शुरू के पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, जोर से बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री परेशान करती है? यस सर। हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में क्या मामला है, जो एप्लीकेशंस हैं? सर हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ हमें वैल्यू याद करनी है, उससे ज़्यादा उसमें ठीक है, उसमें मतलब कंफर्टेबल हो। एक हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला एंड व्हाई वी यूज इट? सर सपोज वी हैव पॉइंट ए एंड बी, और उन्हें ना कोई पॉइंट है, वो रेशियो में काट रहा है, किसी भी रेशियो में 2:3 से 2:3, वो गुड। तो हम ना उसकी मदद से जो उसके बीच के जो पॉइंट होगा, मान लीजिए वो पॉइंट सी है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। वेरी गुड। तो सेक्शन फार्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। नाउ आई नीड टू पुट समथिंग, है ना, आई नीड टू ऐड समथिंग। तो आप थोड़ा सा इसे और बेटर कैसे कर सकते हैं? दैट देयर इज अ लाइन विच वी कॉल
एज ए बी। नाउ हमने उसके बीच में एक पॉइंट लगाया एंड वी आर नेमिंग इट एस सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया एक्स वाई, राइट। तो शुरू में जो है वो क्या है x1 y1, जैसे कि हमने पहले कहा है, और b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और जो जिसने इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम c कह रहे हैं बार बार, वो क्या है xy। तो वी कैन फाइंड इट आउट, x को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, y को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जैसे ही एक लाइन के बीच में एक पॉइंट डालते हैं तो वो उस लाइन को किसी अनुपात में विभाजित कर देता है, वही अनुपात m1 m2 है, m1 रेशो m2। गुड। तो इस फॉर्मूला से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कई बार जो सी आता है वो उसको जस्ट हाफ में, एग्जैक्ट हाफ में आता है, 1:1 में। उस केस में एक फॉर्मूला छोटा हो जाता है, वो क्या है पता है आपको? अगर m1 और m2 1:1 है तो वो फॉर्मूला किस तरीके से, सोचो जरा थोड़ा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर मैं m1 और m2 का दोनों का ही वैल्यू 1 रख दूँ, m1 का भी 1 m2 का भी 1, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? जोर से बोलो। x1 प्लस x2 अपॉन 2। हाँ, ये मिड पॉइंट के लिए हम कर सकते हैं। मिड पॉइंट के लिए x का फॉर्मूला क्या हो, और वो कोमा का भी यूज़ मत करो। जैसे कि आपने ना कोमा, तो आप सीधा करेंगे सर x ऐसे निकल जाएगा और y ऐसे निकल जाएगा। कोमा तो इसलिए डालते हैं ताकि वो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है ना, नहीं तो अगर आप कोई साइन ना लगाओ तो क्या कंसीडर होगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, राइट। बेसिकली हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है किस अनुपात में बांटा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि x और y बताओ आप, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि किस अनुपात में बांटा। उसमें आप क्या मानते हैं अनुपात? सर जैसे हमारे पास वो है, एक लाइन है, रेशो निकालना है। हाँ। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, तो हम उस फॉर्मूले के इक्वल में एक्स वाई की जगह वो कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। एक्स और वाई के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लिख लेंगे, और फिर उस फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करके उन कोऑर्डिनेट्स को एक्स को उसके एक्स वाले जो एक्स का फॉर्मूला है उसमें उसके इक्वल रख देंगे, तो हमारा रेशियो निकल आएगा। अच्छा। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो मैं समझ गया हूँ आप क्या समझाना चाह रहे हो, बट मेरा क्वेश्चन ये था अगर हमें रेशो मानना है, अनुपात मानना है कि सी ने इसको इस रेशो में बांटा, तो हम क्या मानते हैं? मैं ऑप्शन देता हूँ, 2, 4:5, 4:5, 3:8, 100:200, k:1। आ गया इसके याद। तो हम जो मानते हैं रेशो में वो क्या मानते हैं? k:1। ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर? 1/2 इंटू x1 वो इंटू y2 माइनस y3, गुड, प्लस x2 y3 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1, गुड, प्लस x3 y1 इंटू y1 माइनस y2। इसके सहारे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और 3 पॉइंट्स हैं, उनको मिला के एक ट्राइंगल बनाया गया है। बेसिक लेवल पे क्या यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल। कैसे ग्रामर का क्या लेवल चल रहा है आपके? सर ग्रामर में वैसे तो ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदारी से बताओ, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि 8वीं क्लास के बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आपसे। उसका रीज़न भी जानूंगा और उसके बारे में आपको थोड़ी सी डीपली मैं ये भी आग्रह करूंगा कि आप उसके बारे में सोचो थोड़ा, कि उनके नंबर ज़्यादा आएँ, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है, बट आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। बताओ सर। जो मेरे वो जो सिंथेसिस चले हैं ना, उसमें जो कुछ वे हैं जैसे नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, उनमें ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो देखो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, मैं 1 by 1 लेता हूँ। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दिक्कत होती है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वहाँ पे लगाना है जहाँ पे 2 सब्जेक्ट काम करते हैं। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ सीधा। आई बोट द मोबाइल, है ना, आई गोट हैप्पी, ये हो गया एक पेयर। दूसरा, आई बोट द मोबाइल, माई फादर गोट हैप्पी। तो पहला जो है वो क्या हो गया, एक ही सब्जेक्ट वाला है। मैंने ही मोबाइल खरीदा, मैं ही खुश हुआ, तो आफ्टर से बनाओ या हैविंग से बनाओ? हैविंग बोट है मोबाइल, आई गोट हैप्पी। लेकिन मेरे मोबाइल खरीदने से मेरे पापा खुश हुए, तो मेरा मोबाइल खरीदना कारण बना उनकी खुशी का, तो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे जाएगा। तो आपको 2 सब्जेक्ट्स देखने हैं, और क्योंकि ये एक्टिव है तो हैविंग प्लस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म से बन जाएगा। आई हैविंग बोट अ मोबाइल, माई फादर गोट हैप्पी। इतना सा है, कुछ नहीं है। 10th के बच्चे के लिए ये नाम मात्र है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा क्या परेशान करता है सर? वो तो इसमें
सिंपल ही है, लेकिन बस मुझे इसमें दिक्कत है। वही परेशान करता है। सर हैविंग वाली गलत होता है टेस्ट में। टेस्ट में हैविंग वाले गलत हो रहा है, तो ध्यान रखो कि हैविंग वाले 3 तरीके से आएंगे जब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पे जाओगे। या तो जिसमें काम नहीं होगा वो सीधा बीइंग से बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ माई फादर वॉज इल एंड आई वेंट टू द मार्केट टू बाय द वेजिटेबल्स। वैसे मेरे फादर जी जाते हैं, बट क्योंकि वो बीमार थे एंड दैट्स वाई मुझे जाना पड़ा। तो क्यों जाना पड़ा? मेरे फादर के बीमार होने के कारण। तो माई फादर बीइंग इल, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम तो नहीं हुआ, राइट। एक ये पैसिव बन जाता है। जैसे आई वॉज पनिश्ड इन द क्लास, आई वॉज पनिश्ड इन द क्लास, एवरीबडी इन द इंटरवल गोट हैप्पी। तो पहला जो सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस को अगर आप देखते हो तो लोग क्यों खुश हुए? मजाक बनाया उन्होंने, क्यों? क्योंकि मैं पिटा। लेकिन जो पहला सेंटेंस का आपने प्रारूप देखा वो पैसिव था, और पैसिव जब बनाओगे तो हैविंग बीन हो जाएगा फिर वो। तो आई हैविंग बीन पनिश्ड, एवरीबडी गोट हैप्पी इन द इंटरवल, इस तरीके से। तो वो चीज़ें थोड़ी सी डीपली आपको समझनी पड़ेंगी, राइट। तो बेसिकली इसमें आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, दूसरा आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, और K/1 वाला जो सवाल है आपको काफ़ी तरीके से करना पड़ेगा, मतलब बढ़िया तरीके से। एक सवाल ये आता है केशव कि बाइसेक्शन और ट्राइसेक्शन, जब हम एक ही लाइन पे 2 पॉइंट ऐसे बीच में लगा दें कि वो उन्हें ट्राइसेक्ट करें, तो इससे क्या मतलब मानते हो? सर बाइसेक्ट का मतलब है जो वो 2 हिस्सों में बांट देगा, उसे बराबर बराबर बराबर। ट्राइसेक्शन का मतलब है वो उसमें 2 पॉइंट्स ऐसे लगेंगे, वो उन्हें 3 पार्ट्स में बांट देगा, बराबर। हाँ। उस केस में हम, जैसे मैं कहूँ आपसे A और B 2 पॉइंट्स हैं जिनको मिला के हमने एक रेखा बनाई है AB, और बीच में एक पॉइंट दिया C, दूसरा पॉइंट दिया D, और इस लहजे में दिया कि उसके 3 हिस्से हो गए, 1 1 1, यानी बराबर हो गए तीनों। तो जब हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशियो क्या होगा? C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मार्कर मैं आपको समझा देता हूँ, एक दे दो बस। अगर हमारे पास में ये था, ये A, ये और ये इस लहजे से लगाए गए हैं C, और ये A, ट्राइसेक्ट किया है इसने, 1:2 आ गया ना समझ में? वो चीज़ हम क्या चाह रहे हैं कि आप इमेजिन कर पाओ। आपने यहाँ पे देख ली, विजुअल्स हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप इसे सोच पाओ, इमेजिन कर पाओ। तो C के लिए हमें क्या लेना है? रेशो 1:2, और इसके लिए 2:1। और ये कभी कभी 3 भागों में नहीं 4 भागों में बांटता है, तो उस केस में 1:3, 2:2 और फिर 3:1 आ जाएगा, जो कि यही क्या होता है? 1:1 होता है। ठीक है, कल परसों से हमारा कॉम्प्लेक्स शुरू होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लो, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है ग्रामर के बारे में। क्या सोचते हो कि कितना कवर कर पाओगे? और 8वीं के बच्चे को, जो कि जिनके ज़्यादा, मैं वंशिका की बात कर रहा हूँ और हिना की बात कर रहा हूँ, और 1-2 बच्चा और हैं, कई बार आपसे ज़्यादा नंबर आए उनके, कैसा फील होता है? सबसे पहले तो ये बताना है आपको, और दूसरा कि आप उनको बीट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो। सर जब जिसके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज है वो हमारे से ज़्यादा नंबर ला रहा है तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे से 2 साल क्लास छोटा है वो हमारे से ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो दिक्कत की बात हाँ, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो वैसे एट द सेम टाइम खुशी भी होती होगी, क्योंकि सिस्टर है ना, और खुशी भी क्यों ना हो, क्योंकि छोटे को जब आता है तो खुशी तो होती है, बट एक ही पंगा है यहाँ पे। पंगा ये है कि आप उसी स्कूल में सीनियर हो और वो जूनियर है, तो उस लेवल पे थोड़ा सा फील होता है, बट कोई नहीं, ऐसा होते रहता है अप एंड डाउन। क्योंकि मेरे विचार से वहाँ पे कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं है, क्योंकि वो एक ही क्लास है, तो उसमें कोई भी किसी को बीट कर सकता है। बट फिर भी मैं आपसे सीनियरिटी के हिसाब से कह रहा हूँ कि आप उसके ऊपर कंटिन्यू करो। आप बताओ क्या स्ट्रेटेजी क्या है अब आपके? सर मैं सोच रहा हूँ जो जितने भी वहाँ पे हो चुके हैं, जैसे कंपाउंड हो चुका है, आप उसका रिवीजन तो एक क्लास में करवा ही दोगे, क्योंकि वो थोड़ा ही बच रहा है। हाँ। जितना आपने कल करवाया उतना तो क्लियर हो ही गया है। हाँ। जो रह गया है हाँ। वो ही मेन है, उस पर जब आप पढ़ाओगे तो मैं उसकी कई बार घर पे प्रैक्टिस करूँगा और उसे कवर करने की कोशिश करूँगा, और जो बच्चे जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं
उनसे ज़्यादा लाने की कोशिश मैं करूँगा। मेरा विचार ये है कि आगे के आने वाले कुछ दिनों में जो भी टेस्ट होंगे उनमें 1 नंबर कटना भी आपको ना बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अपना अप्रोच ऐसा रखो कि 1 नंबर अगर कटा है तो अपने आप से बार बार ऐसे कर करके क्यों कटा है, मतलब इस तरीके से हमें पूछना चाहिए अपने आप से यार कि क्या गलती की है, राइट। गीता ज्ञान हमारा चला, क्या शिक्षा मिलती है, सही है या गलत है, और कहाँ तक ये हमें प्रभावित कर पाएगा? गीता ज्ञान बहुत ज़्यादा सही है। इससे हमें अपने कल्चर के बारे में पता लगेगा कि हमारे जो लोग थे वो कैसे कैसे उन्होंने काम किया और कैसे कैसे उन्होंने श्री कृष्ण ने कैसे महाभारत चलाई। चाहते तो वो युद्ध रुक सकता था, लेकिन वो मृत्यु लोक पर इंसान के जन्म में थे, इसलिए वो अपनी शक्तियों का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने जैसे मृत्यु लोक में होता है वैसे ही चलने दिया। जैसे मतलब जैसे हम लोग कर्म करते हैं उसको उन्होंने उसी तरीके से आगे बढ़वाया। और देखो वो भगवान थे तो हुआ तो सारा का सारा उनकी मर्जी से ही, जो वो चाहते थे। और ऐसा ही आज भी होता है, वो जो वो चाहते हैं वो टल नहीं सकता, वो होता है। लेकिन हमें अपने कर्मों को सुधार कर रखना चाहिए। और कुछ ऐड करना है? इससे हमें अपने पास्ट के बारे में, जो हमारा भारत था उसमें कितने महान लोग थे, उसके बारे में बहुत शिक्षा मिलती है और हमें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। और ये जो 20 मिनट आपके 2 दिन से जा रहे हैं, इनके बारे में कहो, जो कि हम वहाँ पे इसे एडजस्ट करते हैं, कैसा लगता है? सर ये 20 मिनट वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। इससे हमें शिक्षा भी ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें अपने कल्चर के बारे में जानना भी ज़रूरी है और उससे हमें आगे के फ्यूचर में भी बहुत सारी शिक्षा मिलेगी। तो वो 20 मिनट वेस्ट नहीं है टाइम। अच्छा लगता है मतलब। तो इसका मतलब ये मान के चलें, जो चीज़ मैं मिस कर रहा था, मुझे लगता है कि वो चीज़ हमारा पार्ट होनी चाहिए थी। तो ये पार्ट हमारा हो जाना चाहिए, चाहे पीरियड के रूप में, चाहे किसी भी, चाहे साप्ताहिक करें, चाहे उसे 15 दिन में करें, लेकिन होना चाहिए। आपको 2 दिन में कितना प्राप्त हुआ है और क्या क्या आप सोच पा रहे हो? सर 2 दिन में हमें यही पता लगा है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए। और अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे तो हम जो बुराई की दलदल है ना, उससे बाहर निकल के अच्छे पाथ को अपना सकेंगे और अपने फ्यूचर में कामयाब हो सकेंगे। ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखो यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं है, बट पढ़ के हम उसके समीप तक जा सकते हैं, एक्सेलेंस के। वो आपके साथ भी बात है, मेरे साथ भी, और सभी के साथ। जो भी ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर ही लेगा। तो कोशिश करेंगे। आपके साथ में बात करके अच्छा लगा। और अब आप उस वाली कैटेगरी में आ गए हो कि हम आपसे बहुत सारी चीज़ें अब आगे, जैसे आपने अब एक टॉपिक चुना है, आगे आपके 4-5 टॉपिक आपको दे सकते हैं और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। आप मुझे थोड़ा टाइम का और बता दें। 18, तो इतना ही रखते हैं, इतना ही रख लेते हैं। केशव, अंत में आपको कुछ कहना है जो आपको रेस्पेक्टेड लोग देखते हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी देखते हैं लोग, मतलब वॉच टाइम भी अगर मैं देख पाता हूँ तो काफ़ी हो रहा है आजकल, तो देख लेते हैं। और मुझे पर्सनली बड़ी खुशी का अनुभव है। वो दूसरा माध्यम नहीं है कि कहीं पे ये चला जाएगा और पैसे मिलेंगे, उसका नहीं है। बस ये फील होता है कि अब थोड़े से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो जो ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो हमारा जो संदेश है वो ज़्यादा लोगों तक जा पा रहा है। तो इसके बारे में कुछ कहना है? जो हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियोस आ रही हैं, वो कोई ऐसा जरिया नहीं है कि हमें उससे पैसे कमाने हैं। हमें जो हमारा जो मोटिव है, जो हमारी सोच है, वो लोगों तक बस पहुंचानी है। तो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं उन्हें लाइक करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमें इसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो हमारी न्यू वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए। और मैंने तुम्हारा और मुस्कान का व्लॉग देखा अच्छा बनाता है। तुमने देखा नहीं है? शायद नहीं देखा। अभी भी बनाया है इसने दीपावली में, अभी कही है ना, तो सही बनाया। म्यूजिक कहाँ से लिया? गूगल से। कॉपीराइट फ्री होगा ना? या क्लेम हो गया? नहीं, क्लेम नहीं हुआ। फिर तो ठीक है, बट ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग डेज। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ करें अपने आने वाले दिनों में और एग्ज़ाम्स में, जो पूरा घर, पूरा परिवार प्राउड फील करे, हम प्राउड फील करें, और आप भी जब अपने अकेले में बैठो तो आप भी सोचो कि हाँ मैंने कुछ
अलग किया, और गांव समाज के लिए तो आप फिर एक जरिया बनोगे प्रेरणा का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और हाँ, अभी मैंने कुछ लोगों के जुड़ने का बहुत मतलब हृदय से धन्यवाद किया था, और उसके बाद में और 12-15 लोग और परिवार का सदस्य बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आपने वो सब्सक्राइब का बटन दबाया और आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने। बहुत बहुत आभार। और मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनल भी हो जाता हूँ आपके बारे में सोचकर, क्योंकि हम अब यहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा देने की, और इस प्रयास में है कि ये बच्चे एक अच्छे पाथ पर लग पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये मैसेज और ज़्यादा फैल जाए।